जय हिंद मित्रों, मैं मनोज सर पुनः आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर फर्स्ट। क्या करने हैं? पेपर फर्स्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपसे। सबसे पहले तो अभी तक इससे पहले मैंने 2 क्लासेस आपके लिए लाई थी, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, जो कि 35 नंबर क्वेश्चन तक आपका हो गया था इसमें। ठीक है, 35 नंबर तक आपका हो गया। इसमें हम लोगों ने हम लोग जो लेकर चले पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट को हम लेकर चले, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको टोटल 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। पार्ट 1 में आपके 20 क्वेश्चन थे, सेकंड पार्ट में आपने 35 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए। यदि आपने उस क्वेश्चन पेपर को ना देखा हो तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। आज ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे कि और कितने क्वेश्चन इसमें और किस प्रकार से आ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन 36, इसमें कह रहा है कि according to Jean Piaget, there are stages of cognitive development। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? तो आप बताइए। 2 यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हट गया है, एक ऑप्शन यहाँ पे 4 2 4 6 8। तो आपको पता है जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में टोटल 4 अवस्थाएं बताई हैं। टोटल कितनी? 4 अवस्थाएं बताई। 4 अवस्थाएं में सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरा नंबर है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है आपका, फिर सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और आपका चौथा जो फॉर्मल स्टेज है। ये 4 अवस्थाएं बताई गई। इन 4 अवस्थाओं को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, और यह जो है हम लोगों ने एजुकेशन जब यूनिट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने यूनिट 3 में इसको डिस्कस किया था, बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर इसको और आप आकर पढ़ सकते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज को अगर हम देख सकते हैं तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। फिर आपका प्री ऑपरेशन स्टेज है, यह 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है। ठीक, 2 वर्ष 7 वर्ष चलती है। वही कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो होती है वो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक चलती है, और जो फॉर्मल स्टेज है वो 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक चलती है आपकी। ये अवस्थाएं हैं जो जीन पियाजे के अनुसार इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है कि विच ऑफ द, आपसे क्या कह रहा है आपसे, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर। कहता है कि निम्न में से कौन एक शिक्षार्थी का संज्ञानात्मक गुण है? कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। तो सबसे पहला कह रहा है कि सेंसरी परसेप्शन, इंद्रिय बोध हो। दूसरा कह रहा है कि बिलीव्स, विश्वास हो, मानने वाला हो। फिर कह रहा है एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट, मतलब अकादमिक स्वधारणा हो। तीसरा कह रहा है कि लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी, मतलब दृश्य साक्षरता का स्तर। अब देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा? कॉग्निटिव। अब सबसे पहले कॉग्निटिव होता क्या है, जहां पर कोई भी क्वालिटी, किसी भी चीज को आप क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव दोनों रूपों में आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ, इंद्रियों के माध्यम से आप पूरा बता सकते हो? नहीं। फिर केवल विश्वास के द्वारा बता सकते हो? नहीं। अकादमिक स्व के द्वारा? नहीं। तो ये दृश्य जो आपका लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं संज्ञान का मतलब आप समझो कि संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होती है जिसमें आपको कई प्रकार के स्टेप्स को देखना पड़े, जिसमें संवेदन है। जैसे इसमें संवेदन आएगा, संवेदन के बाद इसमें प्रत्यक्षण आता है, प्रतिमा होती है, या प्रतिमा या प्रतिमान होता है, प्रत्यक्ष प्रतिमा या प्रतिमान होता है। फिर धारणा आती है, धारणा के बाद फिर आपका क्या आता है? रिकॉलिंग आती है। क्या? रिकॉल। ठीक, रिकॉल को हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यावाहन।
प्रत्यावाहन, प्रत्यावाहन होता है। फिर आपकी समस्या समाधान, समस्या समाधान होता है, ठीक, समस्या समाधान होता है। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, चिंतन आता है, चिंतन आता है। चिंतन के बाद तर्कणा आती है, तर्कणा आती है। तो ये एक प्रोसेस है कॉग्निटिव प्रोसेस की। इतने स्टेप होते हैं आपकी। सबसे पहले संवेदन, नंबर 2 पर प्रत्यक्ष प्रतिमा होती है, नंबर 3 पे धारणा होती है, धारणा होती है, नंबर 4 पे रिकॉल आता है, ठीक है, जिसको प्रत्यावाहन कहते हैं। फिर नंबर 5 पे समस्या समाधान, नंबर 6 पर तर्कणा और नंबर 6 पे चिंतन और नंबर 7 पे तर्कणा। ये सब चीजें आती हैं। फिर अब संज्ञानात्मक का मतलब मैंने बताया कि संज्ञानात्मक गुण से तात्पर्य बालकों की उस प्रकार की गुण से संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन तथा क्रमिक रूप से इस लायक बना देते हैं जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके हम तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से करना सीख जाते हैं। तो ये दृश्य जो है आपका दृश्यिक साक्षरता का स्तर जो है शिक्षार्थी का एक संज्ञानात्मक गुण के रूप में हम लोग देखते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आंसर नंबर डी, लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़े, बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए हम लोगों को। क्वेश्चन सबसे पहला कहता है आइडेंटिफाई, कहता है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ की बिहेवियर व्हिच आर कंट्रीब्यूटिव टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ठीक, टीचिंग यहाँ पे कहता है, कहता है निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। अब देखो टीचिंग को जो बहुत इफेक्टिव बनाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि पाठों की स्पष्टता जिससे अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट किए जाते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है आपसे, पहला बार तो बताइए, कह रहा है कि लेसन क्लियरिटी विच इम्प्लीज मेकिंग आइडियाज क्लियर टू द लर्नर। तो ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल 100% होगा। पहला वाला जहां उसको पकड़िए, 1 2 और कहीं है भाई नहीं है, तो मतलब कि आप इसको ऑटोमेटिक काट दो पहली बार तो ये, और दूसरा भी काट दीजिए। अब बचा ए, और यहाँ पर ए बी सी है, दूसरा ए डी ई है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। बी वाले में कह रहा है कि प्रश्न पूछना जिनमें तथ्य और अवधारणा आधारित प्रश्नों का समावेश हो। अब ऐसे कह रहा है कि प्रश्न पूछना, ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि इसमें प्रश्न पूछना, जब आप बच्चे को उसकी जो है विशेषताओं शिक्षा को प्रभावशाली बनाना है, प्रश्न पूछना तो होता है, चलो ये भी होता है, इसको देखते हैं। और क्या होता है आपका, फिर इसमें कहता है कि ऐसी पूछताछ जिसमें उत्तर प्राप्त करने में आग्रहण संबंधी चेष्टा हो, ये ज्यादा बेस्ट बन रहा है। ठीक है, ये ज्यादा बेस्ट बन रहा है। चलो सी हो गया, ये भी बन रहा है ना। बताओ, कह रहा है कि महत्वपूर्ण व्यवहारिक पहचान कीजिए जो शिक्षा को प्रभावशाली बनाए। तो यहाँ पर शिक्षा को प्रभावशाली बनाता ही नहीं बनाता, हम देखते हैं और आगे। फिर इसमें कह रहा है टीचर टास्क ओरिएंटेड विथ अ फोकस ऑन आउटकम ऑफ द यूनिट क्लियरली डिफाइंड। कहता है कि शिक्षक कार्य अभिविन्यास जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिटों को निष्कर्ष पर केंद्रित हो, ये और भी इससे ज्यादा बेहतर पड़ता है। फिर कह रहा है कि 5वां कह रहा है अधिगम प्रक्रिया में लगना जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि। कह रहा है एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस विच इम्प्लीज द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट डिवोट टू लर्न। तो अब देखिए यहाँ पर आपके चारों यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कौन सा आपके लिए ज्यादा बेटर पड़ता है। तो डी वाला देखिए कह रहा है कि ये डी वाला आपका ज्यादा बेस्ट पड़ रहा है। डी, अब देखिए डी जिसके साथ है डी और ई ये ज्यादा अच्छे पड़ते, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभिविन्यास ये जो होता है ना, कह
कह रहा है टीचर टास्क ओरिएंटेड, इसकी वजह से ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ रहा है, मतलब कि यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बैठेगा, जिसमें हम लोग लेंगे ये दोनों लेंगे ऑप्शन। मे भी ये क्वेश्चन बहुत केयरफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, चले हम लोग चलते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये जो किसके आधार पर किया गया, तो याद रखिए बोरिंग महोदय थे। कौन थे? बोरिंग महोदय थे। इनके अनुसार महत्वपूर्ण जो व्यवहार थे, 5 व्यवहार इन्होंने बताए थे, जिसमें सबसे पहला व्यवहार था पाठ स्पष्ट हो। क्या हो? पाठ स्पष्टता होनी चाहिए। नंबर 2 पे हम बात करेंगे। नंबर 2 पे जब हम बात करेंगे तो नंबर 2 पर आपका आएगा निर्देशात्मक विभेदता। क्या आएगा? निर्देशात्मक विभेदता। ठीक, निर्देशात्मक विभेदता की बात करें। फिर तीसरा है कि शिक्षक कार्य अभिविन्यास। तीसरा है शिक्षक कार्य अभिविन्यास। फिर चौथा जो आपका आता है ये आता है अधिगम प्रक्रिया में लगे रहना। क्या है? अधिगम प्रक्रिया में लगे रहना, ये आता है आपका। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये बोरिंग के अनुसार बताया गया। देखो सबसे पहले पाठ की स्पष्टता को बताया गया। फिर कह रहा है निर्देशात्मक रूप से शिक्षक के कार्य विन्यास के, देखिए दूसरा पॉइंट ये पकड़ रहा है आपसे। फिर कह रहा है अधिगम प्रक्रिया में लगे रहना, ये आपको पढ़ रहा है, जबकि ये दोनों इसमें नहीं आपके आ रहे हैं। बोरिंग के अनुसार अगर हम देखते हैं तो में भी ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की तरफ। 39 में क्या कहता है? कहता है कि फॉर इफेक्टिव टीचिंग, अगर for effective teaching which of the following is a key behavior। कहता है कि प्रभावोत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है? ये कौन सा प्रमुख व्यवहार है इफेक्टिव टीचिंग के लिए? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं। पहला कह रहा है कि encouraging students to elaborate their own answer or that of other student। कहता है कि छात्रों को स्वयं अपने या अन्य छात्रों के उत्तर की विवेचना के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा कह रहा है कि समराइजिंग what was told by the student। कह रहा है कि छात्र द्वारा अपनी कथित बात का सारांश बताना या बनाना। तीसरा आपसे कह रहा है कि टीचर कमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम। कह रहा है कि शिक्षक जो है भावी आयोजन के उद्देश्य से टिप्पणियां करता है। चौथा कह रहा है मेकिंग आइडिया क्लियर टू लर्नर्स who may be at different level of understanding। कह रहा है कि उन अधिगमकर्ताओं के विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, शिक्षक भावी आयोजन के उद्देश्य से करेगा, अपनी कथित की बात करें, छात्र स्वयं अपने, तो आपका करेक्ट आंसर जो आ रहा है, करेक्ट आंसर बैठ रहा है यहाँ पर ये कि शिक्षक क्या करेगा वहां पर उसके बिहेवियर। कह रहा है कि प्रभाव उत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित कौन सा व्यवहार सबसे ज्यादा प्रमुख है? तो यहाँ पर स्पष्टता जब लाते हैं, कहते हैं जिनकी समझ स्तर भिन्न भिन्न हो उनके विचारों को हम क्लियर कर देंगे, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में आपका काम करेगा। ठीक है, अगर आप देखो, आपको मैंने अगर पिछली क्लास में बताया है कि यहाँ पर जो है क्या बताया कि बोरिंग के अनुसार अगर हम देखेंगे तो शिक्षा कार्य में लगे रहना और उनको बात बताना, ये सब चीजें ही आपके अनुसार में आती है। ठीक है, तो ये आपको एकदम क्लियर। बोरिंग का जो मैंने बताया इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये आपको हमेशा काम देगा आपके। ठीक है, आप जब कभी क्वेश्चन करोगे इस क्वेश्चन को करते समय आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पर। क्लियर है? चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि which of the following factors contributing to school learning competency
आर टर्म्ड एज सोशल कॉम्पिटेंस। कहता है कि विद्यालयी अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है। अब सामाजिक दक्षता के रूप में किसको माना जाता है? अब देखिए, सबसे पहले ठीक है, सामाजिक दक्षता के रूप में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले कह रहा है मोटिवेशन, कह रहा है कि प्रेरणा होती है। दूसरा कह रहा है इंटेलिजेंस, बौद्धिकता होती है। दूसरा सोशल स्किल, सामाजिक कौशल होता है। फैमिली सपोर्ट, पारिवारिक मदद। और स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ द लर्नर, अधिगमकर्ता से की योग्यता। ठीक है, अधिगमकर्ता की योग्यता। तो यहाँ पे देखिए, अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा बेटर बैठता है? सबसे पहले अब मोटिवेशन होना चाहिए भाई, ये वाला होना चाहिए, ये वाला ये पकड़, नीचे के दो कट गए आपके। बी वाला कह रहा है बौद्धिकता, चलो होनी चाहिए। फिर सोशल, ये सामाजिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। सी जहां हो वही पकड़ लो, सी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। डी वाले में कह रहा है फैमिली, पारिवारिक, कह रहा है सामाजिक अधिगम, कह रहा है विद्यालय अधिगम में स्कूल लर्निंग, स्कूल कॉम्पिटेंस में जब स्कूल में बालक सीखता है तो स्कूल में जाने से पहले वह घर के परिवेश से भी माहौल उसका बैठना चाहिए। इसलिए पारिवारिक माहौल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बौद्धिकता से ज्यादा। बौद्धिकता से ज्यादा आपका पारिवारिक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये क्लियर है आपको ना, क्योंकि यहाँ पे बौद्धिकता क्यों नहीं लिया गया ये जान लीजिए। क्योंकि पारिवारिक मदद जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिवार से अगर उसको सपोर्ट मिलेगा तो बौद्धिकता में उसकी वो अपने आप उसकी बुद्धि जो है ऑटोमेटिक अच्छे तरीके से डेवलप रहेगी, काम करना शुरू करेगी। ठीक है, चले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर क्या है? ए है आंसर आपका। चलते हम नेक्स्ट 41 में देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसी बिलोंग टू द डोमेन ऑफ पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड। ठीक है, पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी अध्यापक प्रवृत्ति, व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति के अनुच्छेद से संबंधित है। पहला कह रहा है लोकस ऑफ कंट्रोल, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले ही आपको पढ़ाया था अपने यूनिट 9 में। यूनिट 9 में मैंने अभी कुछ ही दिन पहले आपको वीडियो अपलोड किया है। आप मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट का यूनिट 9 का वीडियो देखिएगा, उसमें लोकस ऑफ कंट्रोल वो मैंने और बताया है। लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिशिएंसी, नियंत्रण और आत्म सामर्थ्य की संस्थिति। दूसरा कह रहा है कि मैनेजिंग, आपसे कह रहा है कि क्या क्या मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, प्रबंधन और अनुश्रवण करना। तीसरा कह रहा है प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग, मतलब नियोजन और अनुदेशन करना। चौथा आपसे कह रहा है पर्सनलाइजिंग एंड टेक्सचुअलाइजिंग, मतलब निजत्व और संदर्भीकरण करना। तो अब आप बताओ, कह रहा है कि निम्न अध्यापक की प्रवृत्ति, अध्यापक टीचर से रिलेटेड क्या है? तो टीचर से रिलेटेड क्या है? नियंत्रण। कह रहा है कि लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिशिएंसी। लोकस ऑफ कंट्रोल मैंने बताया था आपको, जहां पर 2 या 2 से अधिक लोगों में हम लोग सामर्थ्य की देखते हैं कि वह कितने लोगों पर जो है कंट्रोलिंग पावर अपनी कर सकता है। हम लोगों ने उस समय स्पैम ऑफ कंट्रोल पढ़ा था, स्पैम ऑफ कंट्रोल और लोकस ऑफ कंट्रोल पढ़ा था। तो लोकस ऑफ कंट्रोल में मैंने बताया था कि यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल की बात यहाँ करता है, यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल की बात करता है। सेल्फ कंट्रोल में एक इंटरनल बताया था और एक एक्सटर्नल बताया था। मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल की बातें बताई थी। इंटरनल में क्या रहता है कि जब कोई समस्या होती है तो आंतरिक रूप से कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को सॉल्व, लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है कि वो दूसरों से हेल्प लेके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिशिएंसी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बैठता है यहाँ पर। क्लियर है ना ये? ठीक है, चलो तो पहला वाला हो गया। अब देखिए 42 नंबर, देखिए आप 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेड टू बी द बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज इन एन इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर रिप्रेटेयर। ठीक है, कह रहा है कि प्रभावी शिक्षण व्यवहार के सपटल में निम्नलिखित में से किन्हें व्यावहारिक सामर्थ्यता कहा जाएगा।
तो पहला कह रहा है ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि ए सेल्फ, कह रहा है ए सेल्फ एफिशिएंसी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल। अब देखो लोकस ऑफ कंट्रोल कह दिया भाई तो लेना ही लेना है आपको, छोड़ के जाना ही नहीं है। चलो दूसरा कह रहा है कि प्लानिंग एंड टीचिंग। देखिए कभी भी शिक्षण व्यवहार को बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग एंड टीचिंग, तो बी वाला भी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी जहां पर हो वहां ले लो, बाकी सबको आप कट्टम काट कर दो। सी और डी की लड़ाई चलो करते हैं। सी और डी में कहता है मैनेजिंग एंड एग्जामिंग या मॉनिटरिंग, मतलब प्रबंधन और परीक्षण मॉनिटरिंग करना है की बात कर। फिर कह रहा है कि इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, ये फीडबैक आ गया इसलिए फीडबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ गया मैनेजिंग और एग्जामिनिंग से, और लॉजिकल क्लियर एंड कॉन्फिडेंस ये बात की बात है। लेकिन पहले यहाँ पे ये तीन ऑप्शन आपके ज्यादा बेटर पड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। बताओ क्लियर हो गया? बिल्कुल सबको क्लियर है? ठीक है, ज्यादा क्लियर हो गया? पेन ले ले। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब 43 नंबर देखिए, 43 नंबर पे कहता है कि which of the following have been identified as key behavior contributing to effective teaching। ठीक है, अब देखिए ये मैंने अभी पढ़ाया था आपको ना, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रखा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता रखा है। कह रहा है कि प्रभावी शिक्षण में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें प्रमुख व्यवहार के रूप में पहचाना जा सकता है। अगर आपको मैंने बोरिंग वाला जो बताया था, बोरिंग वाला क्या बताया था? बोरिंग वाला बताओ, बोरिंग वाला जब बताया था तो बोरिंग वाले में पहले में क्या बताया था? पाठ स्पष्टता मैंने बताई थी। पहले वाले में क्या बताई थी? पाठ पहले ने पाठ स्पष्टता बताई थी। दूसरा मैंने क्या बताया था? दूसरा मैंने बताया था आपको अनुदेशनात्मक विविधता। अनुदेशनात्मक विविधता बताई थी, अनुदेशनात्मक विविधता बताया था मैंने। फिर इसके बाद क्या तीसरे नंबर क्या बताया था आपको? तीसरे नंबर में हमने आपको बताया था अधिगम प्रक्रिया में संलग्न रहना। क्या? अधिगम प्रक्रिया में संलग्न रहना होता है। ठीक, या बोरिंग के अनुसार अगर आप ना देखो तो भी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बोरिंग के अनुसार अगर आप नहीं देखोगे तब भी आपका ये बन जाएगा। चलो बिना बोरिंग के अनुसार हम लोग नहीं देखते, फिर भी हम लोग देख लेंगे क्या बनेगा आपका। ठीक, बोरिंग के अनुसार नहीं देखते हैं तब भी हम लोग देखेंगे क्या बनेगा यहाँ पर। ठीक, चलो हम लोग देखते हैं उसमें। देखो कह रहा है कि लेसन क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए प्रभावित शिक्षण के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन जहां जहां उसको पकड़ लो, ये वाला है आपका, ये वाला है आपका, और ये वाला है आपका। बस यही दो आप पकड़ लो, ऊपर के दो, बाकी नीचे के दो आप छोड़ दीजिए। चलिए छोड़ दिया हमने, पहला बात हो गया। फिर कह रहा है अनुदेशनात्मक विविधता, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ये भी होनी चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए। फिर तीसरा आपसे कह रहा है यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूट, कह रहा है विद्यार्थियों के विचारों एवं सहयोग का प्रयोग करना। तीसरा आपसे कह रहा है कि एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, का अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता। ठीक है, और चौथा का स्ट्रक्चर। तो अब आप बताओ इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? भाई पहला और दूसरा सही है, अब तीसरे चौथे लाइए। अब तीसरे में कह रहे हैं विद्यार्थियों के विचार की प्रक्रियाओं का हम प्रयोग करेंगे, विचारों का हम प्रयोग करेंगे कि एकदम प्रक्रिया में उनको लर्निंग, उनको जो है जोड़े रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए उनको जोड़े रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके विचारों का प्रयोग करने से ज्यादा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका
ये एकदम बहुत करेक्ट, एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना, ये आपका सही है। चलो अब इसकी बात करेंगे। ये कहता है कि इन विच, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इन मेनली ऑन वे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस में प्रभाव की दिशा प्रमुखता एक तरफा होती है। अब एक तरफा किस में होती है? काउंसलिंग, परामर्श देना, मार्गदर्शन में, टीचिंग में या लर्निंग में। लर्निंग में एक तरफा ही होती है, वहां पर लर्निंग जो होता है, लर्निंग में ही सबसे ज्यादा ये चीजें देखी जाती है, जबकि और सभी जो है दो तरफा होती हैं। इसमें केवल अधिगमकर्ता प्रभावित होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अधिगमकर्ता हमेशा प्रभावित होता है, अधिगम लेने वाले ज्यादा, अधिगम देने वाले ज्यादा, अधिगम लेने वाला प्रभावित होता है, ठीक है। क्योंकि जो जिसके पास जो वो तो अपना जो है लर्निंग प्रोसेस का जितना चीज सीखा है वो देगा, लेकिन वहां पर बच्चा सबसे ज्यादा प्रभावपूर्ण में रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट बैठेगा। चलो 45 में अब हम लोग चलते हैं। 45 में आपसे क्या कहता है, देखिए 45 में बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है एग्जाम में। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मोस्ट क्रिटिकल फीचर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से शिक्षक प्रभाविता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता को वर्णित करता है। तो पहला कह रहा है कि to be effective in teaching requires to require the or characterization and integration of key and helping behavior। कह रहा है कि शिक्षण में प्रभाविता हेतु मुख्य और सहायक व्यवहार का संगतिकरण और समन्वय। अब देखिए ये पहला कह रहा है भाई, पहला तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट लग ही रहा है, ठीक है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कह रहा है शिक्षण का अर्थ विद्यार्थियों के मस्तिष्क का प्रशिक्षण, मतलब टीचिंग मीन्स ट्रेनिंग द माइंड ऑफ स्टूडेंट। ना ये तो नहीं कह रहा है, ठीक। फिर इसके बाद क्या कहता है, दूसरा आपसे कह रहा है प्रभावी शिक्षक समर्थ मार्गदर्शकों और सुकरकों के रूप में कार्य करते हुए विद्यार्थी के ज्ञान निर्माण प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। ये तीसरा पॉइंट भी तो बेटर है। चलो तीसरा पॉइंट ले लिया, दूसरा जबकि नहीं, दूसरे यहाँ काट दो, पहले यहाँ है नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक आपका बन गया, ठीक। 5 प्रभावी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं अपने अधिगम को साधकों की भूमिका में आना सिखाया जाना चाहिए। कह रहा है कि थॉट इफेक्टिव टीचिंग स्टूडेंट कैन बी टॉट टू बिकम अगेंस्ट ऑफ देयर ओन लर्निंग। क्लियर? चलिए ये क्लियर, तो अब नेक्स्ट चलते 46 में आप देखिए 46 में क्या होगा। कह रहा है कि which of these following constitutes the ability can do component for describing the components of a teacher। क्या है? ऑफ ए टीचर की बात करें। कह रहा है कि किसी शिक्षक की सक्षमता को वर्णित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उसके क्षमता या कर सकता है कर क्षमता घटक का निर्माण करते हैं आपके, ठीक है, घटक का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग टीचिंग का शिक्षण कार्य करने में आत्मविश्वास होना चाहिए। बिल्कुल भाई, आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए शिक्षक की सक्षमता के लिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या कह रहा है कि नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग टॉट। लेकिन भाई शिक्षण कार्य आत्मविश्वास होने से पहले तो ये होना चाहिए कि उसको पढ़ाए जाने विषय का ज्ञान हो। फिर कह रहा है कि अधिगम कार्य में विश्लेषण की क्षमता हो। हाँ बिल्कुल, कह रहा है स्किल इज एनालाइजिंग द लर्निंग टास्क, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर कह रहा है कि अधिगम कार्य से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने का अनुभव हो। अरे ये तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया भाई,
ये जो है और भी इम्पोर्टेंट हो गया कि ये तो अगर आप भले ही आपको बहुत आता हो लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये 4 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हुए। 5वां कह रहा है शिक्षण अधिगम कार्य आयोजित करने की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग क्लास। तो ये आपका कमिटमेंट तो कहीं से भी नहीं दिखाई देता है, तो कमिटमेंट वाला भाई 3, 4, 5 डी वाला काट दो। लेकिन यहाँ पर चौथा, अब चौथा इम्पोर्टेंट, तो पहला और तीसरे, अब पहला वाला तो आपको होना भी चाहिए, तीसरा भी होना चाहिए, चौथा भी होना चाहिए। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या सबसे ज्यादा अगर हम इस तीसरे वाले को लेते हैं तो दूसरा वाले छूट जाता है, इसको काट दिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आएगा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा, ये 3 जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सही बैठेगा। मैं भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 2 क्यों नहीं सही बैठा, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे स्ट्रांगली बेस से आपका काम कर रहा है, इसलिए आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है आपका, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी देखो मैंने सब कुछ बता रखा है ना, अब ये देखो फिर से वही घूम फिर के क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको बस कंसंट्रेट करने हैं क्वेश्चन पर। बस कह रहा है आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड बिहेवियरल रेदर देन एटीट्यूड एंड बिलीव्स रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। कह रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। अब टीचिंग प्रोफेशनल में कह रहा कॉम्पिटेंसीज को चेक करने के लिए, तो कॉम्पिटेंसीज में चेक करने के लिए वो लोग फोकस ऑफ कंट्रोल तो कोई मतलब नहीं। फिर कह रहा है कि कम्युनिकेटिंग संप्रेषण, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 तो होगा ही होगा, तो जो 2 हो, जहां पर 2 ना उसको काट दिया मैंने। फिर इसके बाद क्या कहता है, आपसे प्रबंधन और निगरानी, मैनेजिंग और मॉनिटरिंग, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, मॉनिटरिंग करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा भी हो गया, 2 और 3 हो गए। जब 2, 3 हो गए तो यहाँ पर एक वाला तो नहीं हो रहा, तो एक वाला काट दो। अब 2 ऑप्शन आपके बचे। अब देखो चौथे 5वें में कौन सा बेटर पड़ता है आपके लिए। कहता है टीचर इंथुसिज्म, मतलब शिक्षक का उत्साह, इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो पहले तो पढ़ाओगे तब तो जाके फीडबैक करोगे, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 नंबर होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 होते हैं। लेकिन फिर इसके बाद कहता है कि फीडबैक, कह रहे शिक्षक का उत्साह कब देखेंगे, कह रहे इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। तो उत्साह से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि भाई उसको भले उत्साह पढ़ा दिया हमने, लेकिन फीडबैक ले ही नहीं पाए, फीडबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 की अपेक्षा। अब देखो 4 और 5 दोनों इंपॉर्टेंट थे, लेकिन यहाँ पर इवेल्युएशन को ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हुआ। जबकि कुछ लोग यहाँ पर बी को भी लगाकर आएंगे, तो बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्साह नहीं चाहिए, वहां पर इवेल्युएटिंग और फीडबैक मुहैया कराना बहुत इंपॉर्टेंट वे में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब 48 की तरफ चलते हैं। 48 में देखिए क्या आपका, 48 में कहता है कि नीचे कह रहा है कि which of the following are said to be style IC related competency of an effective teachers। कह रहा है नीचे दी गई सूची में से किसी प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवृत्तियां कौन सी मानी जाती है। तो कहता है पहला आपसे कह रहा है organized demeanor which means being orderly, clear and in control। कहता है कि व्यवस्थित व्यवहार, जिसका अर्थ है क्रमानुसार, स्पष्ट और नियंत्रणाधीन होना। दूसरा ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि साक्षरता, जिसका अर्थ है सामान्य तथा वाचन और लेखन में कुशलता। तीसरा आपसे कह रहा है कि सामर्थ्य, जिसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति की किसी कार्य को निष्पादित करने की
करने की आत्म प्रत्यक्षीकरण क्षमता होती है। फिर कह रहा है कि नम्यता, जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना चाहिए, और आपसे लास्ट में कह रहा है कि मूल्यांकन और फीडबैक प्रदान करना, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रवीणता, किसी भी टीचर स्टाइल के लिए, तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पहला इंपॉर्टेंट, ये दो पहला और लास्ट वाला आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ पे बिहेवियर और इवेल्युएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्लियर हो रहा है, ठीक है, पहला वाला आपका क्लियर आंसर हो रहा है। आप चलते हैं 49 की तरफ। 49 में देखिए क्या कह रहा है। 49 में कह रहा है आपसे, ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि शिक्षण के दौरान जब कोई अध्यापक प्रक्रिया प्रश्न का प्रयोग करता है तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्रश्नों का प्रभुत्व होगा। कह रहा है कि ड्यूरिंग टीचिंग व्हेन ए टीचर यूजेस प्रोसेस क्वेश्चंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस विल हैव डोमेन्स, कह रहा है। तो अब आप बताओ, इसमें सबसे पहले कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रश्न, डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर कह रहा है कि हाई ऑर्डर क्वेश्चन। तो हाई ऑर्डर क्वेश्चन आपका पहले आ गया, हायर ऑर्डर क्वेश्चन पहला आ गया, बी वाला आ गया, चलो ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि आभासी कन्वर्जेंट क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहा है कि जब हायर ऑर्डर क्वेश्चन पूछा है तो डी वाले में क्या आपका आएगा, इनडायरेक्ट आपका, ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा आपका, ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा। और आपसे कह रहा है कि संकल्पना, कंसेप्ट बेस्ड कोर्स, इनडायरेक्ट क्वेश्चन और कंसेप्ट बेस्ड हो आपका, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड। तो ये आपका कह रहा है कि वो उच्चतर क्रम के प्रश्न हो, ठीक है, और आपके अप्रत्यक्ष प्रश्न हो और आपके संकल्पना आधारित प्रश्न हो। तो ये जब कोई शिक्षक जो है शिक्षण के दौरान जब कोई अध्यापक प्रक्रिया प्रश्न का प्रयोग करता है तो सबसे पहले हाई ऑर्डर क्वेश्चन, उच्च क्रम में प्रश्न पूछता है, इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है और आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ये 3 क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। 49 आपको, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्लियर है, क्लियर कट सही हो जाएगा। अब चलते हैं 50वें क्वेश्चन की तरफ। 50वां क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है देख लो, कहता है कि यहाँ पर कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, नीचे 2 कथन दिए गए। चलो स्टेटमेंट पहले में देखें, कह रहा है कि यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग कैन रिप्लेस टीचिंग एक्ट इफ यूज केयरफुली। कह रहा है कि यदि शिक्षण के दौरान सहायक सामग्री का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाए तो यह शिक्षण कार्य को स्थानापन्न हो सकता है, ठीक है, स्थानापन्न हो सकता है। रिप्लेसिंग तो नहीं छोड़ा था मैंने, तो पहला ऑप्शन तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि ऑनलाइन मेथड आर इफेक्टिव सप्लीमेंट फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ऑनलाइन विधियां शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुपूरक है। तो ये तो भाई सही कह रहा है, तो मतलब कि स्टेटमेंट पहला सही है और दूसरा गलत है। जहां पर है ये भी गलत, ये भी सही, ये भी गलत हो गया ना। कह रहा है कि यहाँ पर तो पहला कथन गा सकते हैं, दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्लियर है। मे बी आपको ये 15 क्वेश्चन, आपको मैंने यहाँ पर 15 क्वेश्चन कराए, 15 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे मे बी। और आप लोग ऐसे लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और मैं नए 15 या 20 क्वेश्चन जितने हो सकते हैं मैं जरूर लेकर आऊंगा और आपकी तैयारी को और मजबूत और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।